90 साल की उम्र में जायदाद पर नाम बदलते हुए दुख नहीं हो रहा था, बहुत खुशी महसूस हो रही थी। जो पुराने नाम थे उन पर क्रॉस कर दिया गया था और उनकी जगह नए नाम चढ़ा दिए गए थे। और ये काम करते समय आज मन बहुत हल्का महसूस हो रहा था। मेरा नाम बबीता है, उम्र 90 साल, बच्चे 3, 2 लड़के 1 लड़की। सारी उम्र उन बच्चों पर लगा दी। आज से 5 साल पहले पति गुजर गए बीमारी की वजह से। राजेश ने कितना समझाया कि बच्चों के पीछे भागते भागते खुद पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। ये शरीर है, इसका ध्यान रखोगी आगे चल के काम आएगा। लेकिन मैंने एक ना सुनी। उनके जाने के बाद बहुत अकेला महसूस किया। गांव में रहती थी, जहां शादी करके पहली बार आई थी, वहीं हम पति पत्नी रहते थे। पति गुजर चुके थे। डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अकेले रहना ठीक नहीं है, अब अपने बच्चों के साथ मिलकर उनके साथ रहो। बड़े बेटे के पास फ़ोन किया, बेटा कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ। डॉक्टर ने कहा है बच्चों के साथ रहोगी, खुश रहोगी। अगले दिन दोबारा बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी मेरे पास आकर आप क्या करोगे, यहाँ आपका मन कैसे लगेगा। शहर की लाइफ है, ना गांव जैसा माहौल होता है, ना आस पड़ोस में किसी से बोलना होता है, घर पर कोई रहता नहीं। मैं और मेरी पत्नी दोनों जॉब करने के लिए बाहर चले जाते हैं, बच्चे हैं बाहर पढ़ने के लिए जा चुके हैं। अकेले तुम क्या करोगी, इससे अच्छा है तुम छोटे भाई के पास चली जाओ, कहकर फ़ोन काट दिया। दोबारा से उससे कहने की हिम्मत नहीं हुई कि बेटा मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। 2 दिन बाद छोटे बेटे के पास फ़ोन किया कि बेटा मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आ रही हूँ, कुछ दिन के लिए। डॉक्टर ने कहा है बच्चों के साथ मेरा मन लग जाएगा। बेटे ने कहा ठीक है माँ, आ जाओ। लेकिन उसी दिन शाम को छोटी बहू का फ़ोन आया और कहा माँ जी आप यहाँ पर आकर क्या करोगी, क्योंकि हमारा घर तो छोटा ही है और अगर आप यहाँ आ गए तो बच्चे आपके साथ खेलने में ही लगे रहेंगे, आपसे कहानियाँ सुनने में ही लगे रहेंगे, तो पढ़ाई कब करेंगे। बड़ी मुश्किल से उनकी पढ़ाई पर अभी मैं ध्यान देने लगी हूँ और आपके आने से उनकी पढ़ाई सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो आप मेरे पास ना आएँ और दीदी के पास चली जाएं। यह कहकर उसने मेरी एक ना सुनी और पहले ही फ़ोन काट दिया। दोबारा करने की हिम्मत नहीं हुई, बस सोचती रह गई कि दादा और दादी के लिए पोता पोती कितने अच्छे कितने ज़रूरी होते हैं। लेकिन आजकल दादा दादी की नाना नानी की कोई ज़रूरत ही नहीं लगती बच्चों को। मन बहुत दुखी हुआ। थक हार कर बेटी के पास फ़ोन किया और कहा प्रिया क्या कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारे साथ रहने आ सकती हूँ। आजकल घर में अकेले अकेले मन नहीं लगता, बीमार रहने लगी हूँ। डॉक्टर ने भी कहा है बच्चों के साथ रहने लग जाओ ताकि तुम जल्दी ठीक हो सको। भाइयों के पास फ़ोन किया था लेकिन उनकी अपनी प्रॉब्लम है, तो क्या मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आ सकती हूँ। बेटी ने एक लंबी सांस ली और कहा माँ आज अगर मैं तुम्हें रख लेती हूँ अपने पास तो कल को मुझे अपने साथ अपनी सास को रखना पड़ेगा।
जो मैं हरगिज़ नहीं रख सकती हूँ। इसलिए तुम यहाँ आने की बजाय गांव में ही रहो, क्योंकि वहाँ आसपास के माहौल में तुम्हें खुशी मिलेगी। यहाँ शहर की लाइफ में तुम यूँ भी एडजस्ट नहीं कर पाओगी। इसलिए मैं ही तुमसे कभी कभी मिलने आ जाऊँगी और बच्चों को भी साथ ले आऊँगी, लेकिन तुम यहाँ मत आओ, क्योंकि तुम्हें बुलाकर मैं अपनी सास को नहीं रख सकती। और ये कहकर बेटी ने भी फ़ोन काट दिया। मैं चुपचाप बैठी रही, सोचती रही, ये वही बच्चे हैं जिसके लिए मैंने और मेरे पति ने अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी। ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हमने अपनी जायदाद, अपनी ज़मीन तक मैंने और मेरे पति ने बेच दी थी। जो ज़मीन मेरे ससुर ने हमें देते समय ये कहा था कि ये ज़मीन कभी मत बेचना, क्योंकि ये हमारे पुरखों की ज़मीन है। लेकिन बच्चों के लिए हमने वो ज़मीन जायदाद भी बेच दी। ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हमने अपने सारे ऐशो आराम भूलकर इनकी सुख सुविधाएं पूरी की। किसी की पढ़ाई के लिए, किसी की नौकरी के लिए, किसी की शादी के लिए सारी जमा पूंजी हमने लगा दी, और आज यही बच्चे हमें अपने पास रखने तक को तैयार नहीं। क्या ऐसी ही उम्मीद करके हम अपने बच्चों को पालते पोसते हैं कि वो हमें थोड़ा टाइम भी अपना ना दे सके? कुछ महीने इन्हीं बातों में विचार करते करते गुजर गए। फिर एक अच्छा विचार मन में आया कि जो बच्चे हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम उनके लिए क्यों परेशान हों। मेरे पास जो मेरे पति की बची हुई पूंजी थी, मैंने उनको उनके सही हकदारों को देने का निर्णय किया। जो ज़मीन मेरी गांव में बची हुई थी, जो मेरे नाम थी, वो मैंने अपनी ननंद के बेटे के नाम की, रमेश जिसका नाम है, वो क्यों की? क्योंकि मेरे पति के गुजरने के बाद एक वही था जो मुझे बीमार होने के बाद एक फ़ोन कॉल पर भाग आता था, अपना सारा काम छोड़कर मुझे डॉक्टर के पास ले जाता, मेरी सेवा करता, मेरी दवाइयों का ध्यान रखता, और जितना हो सके बैठकर मेरे मन की बातें सुनता, ताकि मेरा मन हल्का हो सके। मुझे लगा कि अपने बच्चों को ज़मीन जायदाद देने की बजाय मुझे उसको देनी चाहिए, क्योंकि मेरी ननंद एक गरीब फैमिली में उसकी शादी की गई थी, और उसको देकर कुछ सहारा मेरी ननंद को लगता। और लड़का अच्छा था जो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा कर रहा था। जहाँ अपनी औलादों ने मुझे छोड़ दिया, वहाँ वो बच्चा मेरी देखभाल करता था, मेरी सेवा करता था। मेरे पास मेरे सारे गहने रखे थे। सोचा था कि अपनी बहुओं को, बेटियों को दूंगी, लेकिन एक बार मेरे पति ने कहा था कि ये गहने उसी हकदार को देना जो हमसे प्यार करे, हमें समझे, हमें बुढ़ापे में सहारा दे। लेकिन ना बहुओं ने, ना बेटी ने, किसी ने सहारा तो दूर, कुछ टाइम के लिए अपने पास रखना भी गवारा ना समझा। तो ये गहनों की हकदार वो तो नहीं, इन गहनों की सही हकदार सुनीता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि सुनीता कौन? सुनीता मेरे पास में रहने वाली एक बहू है, जो मेरे बच्चों, मेरी बहुओं की उम्र की ही है। उसके पति को गुजरे कुछ साल हुए हैं, उसका एक बेटा है। लेकिन उसने एक दिन मुझे थोड़ा सा खाना टेस्ट करने के लिए भेजा था,
कि माँ जी आप ये टेस्ट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दिन है और आज 3 साल से सुबह शाम मेरा खाना वही बनाती है। जिस दिन पनीर की सब्ज़ी बनती है वो मेरी फेवरेट है, इसलिए वो 2 रोटियां उस दिन ज़्यादा भेजती है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी खून के रिश्ते के। 3 साल से वो मेरा खाने पीने का ध्यान रख रही है। आप बताएं, क्या मेरा फैसला गलत है? मैंने सारी ज्वेलरी उसको देने का इरादा किया है, इरादा ही नहीं तैयारी की है, और मेरी सारी ज्वेलरी मेरी बहू सुनीता को जाएगी। रिश्ते में ना सही, लेकिन बहू होने का फ़र्ज उसने निभाया है। तो मेरा फैसला सही है या गलत है, आप ज़रूर बताओ। ज़मीन जायदाद का फैसला और बंटवारा तो हो गया, लेकिन बच्चों को भी बताना ज़रूरी था। आज से 1 महीने पहले मैंने अपने वकील को पहले ही बोल दिया था कि अब मेरे अकाउंट से बच्चों को कोई पैसा नहीं जाएगा। मेरे अकाउंट से हर महीने मेरे बच्चों को 25-25 हज़ार रुपये जाते थे, जो 1 महीने पहले मैंने बंद करवा दिए थे। कितने ही सालों से वे पैसे जा रहे थे। कितनी बार इच्छा हुई कि उन्हें बंद करवा दूं, लेकिन एक डर लगता था कि कहीं बच्चे नाराज़ ना हो जाएं। एक दिन सोचा कि पैसे भेजते भेजते भी वो मुझसे इतनी दूरियां बनाए रखते हैं, तो डर कैसा, क्योंकि वो अपना कोई फ़र्ज नहीं निभा रही। इससे अच्छा पैसे तो बंद कर दूं, ताकि जो बचे हुए पैसे हैं वो मैं किसी अनाथ आश्रम में दान कर सकूं, ताकि मेरे जैसे बूढ़े बुजुर्ग जिनको उनकी औलाद यूं ही छोड़ देती है, उनको कुछ हेल्प हो सके। एक लास्ट पत्र अपने बच्चों के लिए, एक लेटर मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा, जिसमें मैंने उन्हें सारी बातें बता दी कि अब आप लोगों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और मेरी ज्वेलरी मैंने उसे दे दी है जिसको मैं उसकी हकदार मानती हूँ, और ज़मीन जायदाद भी मैंने उसे दे दी है जो सही हकदार है, ताकि मेरे जाने के बाद वे बच्चे जायदाद और ज्वेलरी के लिए किसी से बहस लड़ाई ना कर सके। मैंने साफ साफ उन्हें बता दिया। आधी ही कागज में मेरे मन की बातें पूरी हो गई थी, क्योंकि बातें करने के लिए रह ही क्या गया था जिसमें मैं पूरा पेज उन्हें लिखूं। आगे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या मेरा फैसला सही था? ये कहानी मेरी नहीं, लेकिन हकीकत है, और न जाने कितने परिवारों में ऐसी घटना होती है और होती रहेगी। और ऐसी घटनाओं से बचना चाहते हो तो ना कहना सीखिए, अपने बच्चों को ना कहना सीखिए, अपने लिए कुछ बचाइए। आज बचाओगे, कल आप सही रहोगे, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। बच्चों की हर फरमाइश मानते रहना माँ बाप का काम नहीं, अपने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज औलाद ऐसी ही हो गई है। थैंक यू सो मच। और अच्छी शिक्षा वाली कहानी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा,
और कुछ सीखने को मिला हो तो मैं लास्ट में फिर यही कहूँगी, ये हर पेरेंट्स के लिए है कि बच्चों को ना कहना सीखिए और अपने लिए कुछ बचाना सीखिए। नमस्ते। जय सिया राम।